नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी के एक नए एपिसोड में। 13 अगस्त 2024 को मुजफ्फरपुर के राज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम 7:30 बजे के आसपास अपनी भाभी को यह कहकर घर से निकला था कि वह अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा है और थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। घर वालों को जयप्रकाश का इंतजार करते करते रात हो गई, लेकिन जयप्रकाश अपने घर वापस नहीं लौटा। घर वालों ने उसके नंबर पर कई बार फ़ोन भी किया, लेकिन जयप्रकाश ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद करीब 10:30 बजे जयप्रकाश के बूढ़े माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने जयप्रकाश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज लिखवाई और पुलिस को बताया कि उनका बेटा जयप्रकाश घर से यह बोलकर निकला था कि वह किसी ज़रूरी काम से जा रहा है और जल्दी घर वापस लौट आएगा, लेकिन उनका बेटा अभी तक घर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद बता रहा है, जिसकी वजह से हमें किसी अनहोनी का डर सता रहा है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जयप्रकाश के माता पिता अपने घर लौट जाते हैं। साथ ही बरूराज थाने की पुलिस भी जयप्रकाश को तलाश करने में लग जाती है। इधर 14 अगस्त को सुबह करीब 6 या 7 बजे मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र में सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक बोरी पर पड़ी। उस बोरी को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ भारी भरकम सामान है और धीरे धीरे वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद कुछ लोग उस बोरी की तरफ बढ़े और उसे खोलकर देखा। उस बोरी के अंदर एक सूटकेस था। जब सूटकेस को खोला गया तो उसके अंदर का दृश्य देखकर सभी लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद सहजानंद कॉलोनी के लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया और सारी बात बताई। कुछ ही मिनटों में पुलिस भी सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने उस सूटकेस को अच्छे से खोलकर देखा। सूटकेस खुलते ही वहां तेज बदबू फैल गई, क्योंकि उस सूटकेस में एक लाश थी जिसका सिर धड़ से अलग था। उसकी आंतें भी बाहर निकली पड़ी थी। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और सबकी पहचान करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं कर पाया। अब पुलिस को लगने लगा था कि हो सकता है इस व्यक्ति को कत्ल करने के बाद शव को यहाँ लाकर फेंक दिया गया हो। सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद सहजानंद पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सूचना दी और पूछा कि क्या किसी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। उसी दौरान पता चला कि बरूराज थाने में जयप्रकाश नाम की एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जो अभी भी लापता है। इस बात का पता चलते ही बरूराज पुलिस की मदद से जयप्रकाश के माता पिता को सहजानंद पुलिस स्टेशन बुलाया गया। सहजानंद पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल की मोर्चरी ले जाकर शव दिखाया। जैसे उन्होंने वह शव देखा, बेदहाड़े मारकर रोने लगे। असल में वह शव जयप्रकाश का ही था। अब सवाल यह था कि आखिर जयप्रकाश को इतनी बेरहमी से किसने और क्यों कत्ल किया। आखिर जयप्रकाश से किसी की क्या दुश्मनी थी। जब इस बारे में जयप्रकाश के परिवार वालों से पूछताछ की गई तो उसकी मां रंबा देवी ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस और मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। रंबा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था। वह पेशे से इंजीनियर था, जो गोवा में एक अच्छी खास नौकरी कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ ललिता नाम की एक लड़की जो सहजानंद अहियापुर में रहती थी, रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद थी। इस रिश्ते के नाते जयप्रकाश कभी कभी सहजानंद कॉलोनी में ललिता के घर चला जाया करता था। वहां अक्सर उन दोनों की मुलाकात हो जाया करती थी। आगे चलकर ये मुलाकातें धीरे धीरे फ़ोन कॉल में बदल गईं और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। 2021 में वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए और उनके बीच शारीरिक संबंध बनने लगे। लेकिन फिर ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई, जहां उसने किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई शुरू कर दी। वहीं जयप्रकाश गोवा में नौकरी करने चला गया। भले ही वे दोनों अलग अलग शहरों में रहने लगे थे, लेकिन फिर भी उनकी फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल पर बातें होती रहती थी। इसके अलावा बीच बीच में जयप्रकाश गोवा से ललिता से मिलने भी आया करता था और जब वह दोनों अकेले में मिलते थे तो उस समय जयप्रकाश ने ललिता के कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो भी बना लिए थे। इधर ललिता भी अब हर महीने जयप्रकाश से पैसों की डिमांड करने लगी थी, जो कि जयप्रकाश पूरी भी कर रहा था। जयप्रकाश ललिता से इतना प्यार करने लगा था कि वह हर महीने अपनी कमाई में से 5,000 रुपये ललिता को उसके निजी खर्च के लिए दिया करता था। उन दोनों में सब कुछ बहुत ही सही चल रहा था, लेकिन फिर उनके इस रिश्ते के बारे में दोनों के ही परिवार वालों को पता चल जाता है। जयप्रकाश अपने घर वालों को साफ साफ कह देता है कि वह ललिता से बहुत प्यार करता है और शादी भी उसी से ही करना चाहता है। क्योंकि जयप्रकाश घर में सबसे छोटा और सबका लाडला था, इसलिए उसकी जिद करने पर जयप्रकाश के घर वाले भी मान गए। जब बात ललिता के घर वालों तक पहुंची तो ललिता के परिवार वाले भी इस शादी के लिए मान गए।
इसके बाद साल 2023 के आखिरी में एक दिन ललिता के घर वाले उन दोनों की शादी की बात पक्की करने के लिए जयप्रकाश के घर पर आए, लेकिन उस दिन जयप्रकाश के परिवार वाले अपने घर पर नहीं थे। कुछ दिन बाद यानी साल 2024 के अगस्त महीने में अचानक ललिता अपने प्रेमी जयप्रकाश से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। हालांकि उस समय जयप्रकाश गोवा में अपने काम पर था, लेकिन ललिता के बार बार बुलाने पर वह 13 अगस्त को गोवा से अपने घर आ जाता है। फिर 13 अगस्त को शाम 7:30 बजे जयप्रकाश अपनी भाभी से यह कहकर घर से निकल जाता है कि वह बाजार से सब्जी लेकर आता है, लेकिन सब्जी लेने के लिए घर से निकला जयप्रकाश फिर कभी लौटकर नहीं आया। अगले दिन यानी 14 अगस्त को सहजानंद पुलिस ने गली नंबर 9 से सूटकेस में बंद एक शव बरामद किया। इसके बाद जयप्रकाश के परिवार वाले अस्पताल पहुंचे। पोस्टमार्टम हाउस में सबसे पहले उसका बड़ा भाई और भाभी पहुंचे। उन्होंने शव देखते ही तुरंत पहचान लिया कि वह कोई और नहीं बल्कि उनका भाई जयप्रकाश ही है। लेकिन सवाल अब भी यही था कि आखिर जयप्रकाश को कत्ल किसने किया था। शव की शिनाख्त हो जाने के बाद पुलिस तुरंत इस केस की जांच में जुट गई। सहजानंद कॉलोनी में जहां से वह शव मिला था, पुलिस पड़ोसियों के घर पर जाकर पूछताछ करती है। साथ ही उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने के दौरान पता चलता है कि जिस जगह पर वह सूटकेस मिला था वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रात के समय कुछ लोग साइकिल पर एक भारी भरकम बोरी लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे थे और 3 लोग थे और फिर थोड़ा आगे जाकर उन्होंने उस बोरी को घटनास्थल पर फेंक दिया था। लेकिन अब समस्या यह थी कि उस सीसीटीवी फुटेज में उन लोगों का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर फिर भी पुलिस खोजबीन करने में लगी हुई थी। इसके बाद जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स को भी चेक किया गया, क्योंकि हो सकता था कि घटना वाले दिन वह अपनी भाभी को सब्जी लाने की बात कहकर किसी दोस्त या फिर अपने किसी जानकार से मिलने गया हो और उन्हीं लोगों ने उसका कत्ल कर दिया हो। जब पुलिस वाले उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक करते हैं तो पता चलता है कि वह पिछले कई दिनों से लगातार ललिता से बातें कर रहा था। घटना वाले दिन यानी 13 अगस्त को घर से जाने के बाद भी उसने ललिता को ही फोन किया था। इसके बाद जब पुलिस जयप्रकाश की मां रंबा देवी के बयान, सीसीटीवी फुटेज और जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स पर गौर करती है तो पता चलता है कि इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि ललिता ही है, क्योंकि जयप्रकाश के नंबर पर लास्ट कॉल ललिता ने ही किया था। इसलिए ललिता से पूछताछ करने के लिए पुलिस उनके घर पर पहुंचती है, लेकिन ललिता और उनके परिवार वाले पहले ही फरार हो चुके थे। इसके बाद पुलिस यह पता लगा दिया कि घटना वाले दिन यानी 13 अगस्त की रात ललिता के फ़ोन की लोकेशन कहां पर थी। चेक करने पर पता चलता है कि उस रात ललिता की लोकेशन सहजानंद कॉलोनी की एक लॉज में थी। पुलिस तुरंत उस लॉज पर पहुंचती है। वहां पूछताछ करने पर पता चलता है कि लॉज के उस कमरे में देवरिया का रहने वाला रविंद्र कुमार किराए पर रहता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि रविंद्र कुमार ललिता का ममेरा भाई है। इस बात का पता चलते ही पुलिस तुरंत रविंद्र कुमार को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो रविंद्र कुमार हर आरोपियों की तरह इस वारदात में कोई भी हाथ न होने से इनकार करता है, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो रविंद्र कुमार जल्दी ही टूट जाता है। फिर जयप्रकाश के कत्ल में एक ऐसी भयानक और बर्बरता की कहानी सामने आती है जिसे सुनकर जयप्रकाश के घर वालों के साथ साथ उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के भी दिल दहल गए। रविंद्र कुमार ने बताया कि जब ललिता और जयप्रकाश एक दूसरे से मिला करते थे, ठीक उसी समय ललिता बीपीएससी की तैयारी करने के लिए पटना चली गई। एक दिन जब जयप्रकाश ने ललिता को वीडियो कॉल किया तो उसने देखा कि ललिता के रूम में उसके अलावा एक लड़का भी है। जब जयप्रकाश ने ललिता से उस लड़के के बारे में पूछा तो ललिता उसे कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर अब उन दोनों में रोज रोज झगड़ा होने लगा। इस झगड़े से तंग आकर एक दिन ललिता ने जयप्रकाश से कहा कि जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर हमें इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन जयप्रकाश का रिश्ता ख़त्म करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह ललिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। फिर एक समय ऐसा भी आया जब ललिता ने जयप्रकाश के घर फ़ोन करके उसकी मां रंबा देवी से कहा कि आपका लड़का सही नहीं है, इसलिए आप अपने बेटे को समझा लो, मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इसके बाद मां रंबा देवी अपने बेटे जयप्रकाश को बहुत समझाती है, लेकिन जयप्रकाश का कहना था कि उसने ललिता पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है और वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। लेकिन ललिता ने जब जयप्रकाश से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया था। बातचीत बंद होने से जयप्रकाश काफ़ी नाराज़ था। उसके पास ललिता के साथ ही कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो थे। ललिता से बात न होने और उसकी शादी से इनकार करने पर जयप्रकाश ने वह अश्लील फ़ोटो और वीडियो ललिता के घर वालों और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेज दिए।
इसके बाद जयप्रकाश को ललिता और उसके रिश्तेदारों तथा परिवार वालों की ओर से धमकियां मिलने लगी। उधर ललिता भी अब चोट खाई हुई शेरनी बन चुकी थी। वह जयप्रकाश से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने घर वालों के साथ मिलकर जयप्रकाश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। पूछताछ के दौरान ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि जयप्रकाश को कत्ल करने के लिए उसकी बहन ललिता लगातार उसे कॉल कर रही थी, लेकिन जयप्रकाश गोवा से अपने घर नहीं आ रहा था। इस पर ललिता जब जयप्रकाश को शादी का झांसा देने लगी, उसने जयप्रकाश को विश्वास दिलाया कि उसके मुजफ्फरपुर पहुंचते ही वह उससे शादी कर लेगी। हालांकि जयप्रकाश को पहले ही डर था कि उसकी हत्या हो सकती है, लेकिन फिर भी वह ललिता पर भरोसा करके मुजफ्फरपुर आ गया। सबसे पहले वह भगवानपुर में स्थित अपने भाई के किराए वाले मकान पर गया। फिर वहां से वह अपनी प्रेमिका ललिता से मिलने भगवानपुर के ही एक होटल में पहुंचा। वहां पर उन दोनों ने साथ में नाश्ता किया। इसके बाद ललिता ने उसे अपने ममेरे भाई के कमरे पर ले जाने के लिए तैयार कर लिया। उसने जयप्रकाश से कहा कि वहां पर शादी की सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके बाद वे दोनों ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंचे। इसी बीच ललिता ने चुपके से फोन करके अपने घर वालों को जयप्रकाश को लेकर रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंचने की जानकारी दे दी। पुलिस के अनुसार ललिता के भाई ने रविंद्र के कमरे पर पहुंचते ही पहले तो चाकू से जयप्रकाश का निर्मम तरीके से कत्ल कर दिया। इसके बाद उसके शरीर के कई हिस्सों पर भी वार किए। जयप्रकाश की मौत के बाद कमरे में ही उन सब ने मिलकर उसके शव को एक सूटकेस में भरकर उसे एक बोरी में रखा। इसके बाद उन्होंने उस बोरी को साइकिल पर रखकर घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने ललिता के ममेरे भाई रविंद्र महतो को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जयप्रकाश की प्रेमिका ललिता, उसका पिता किशोर महतो, ललिता के सगे भाई रंजीत और संजीत तथा बहनोई फरार हो गए थे। लेकिन फिर कुछ दिन बाद फरार चल रही ललिता ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ललिता के बाद उसके पिता किशोर महतो, उसके दोनों भाइयों और बहनों ने भी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। ललिता के ममेरे भाई रविंद्र कुमार की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसके कमरे से ही बरामद कर लिया गया था। इसके बाद उन सभी आरोपियों के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन सभी को जेल भेज दिया गया। तो यह थी जयप्रकाश की हैरान कर देने वाली कहानी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।